नमस्कार आप सभी को, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स गो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास हमारा चल रहा है और बाल विकास के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी बाल विकास के नियमों पर। और बाल विकास के लगभग हमने कंप्लीटली 16 नियमों को हमने पढ़ा था एक एक करके। और उनमें एक नियम था कि विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों से महत्वपूर्ण ढंग से क्या होता है, प्रभावित होता है। और वंशानुक्रम इसके अंतर्गत हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था वुडवर्थ का। किसका पढ़ा था हमने स्टेटमेंट इसमें? वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति जो है वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का योगफल ना होकर क्या इन दोनों का गुणनफल है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, कि व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, या फिर यूं बोल दो पी, व्यक्ति बराबर पर्सन, पी बराबर हेरिडिटी, H इंटू एनवायरमेंट E। यह सूत्र दिया था वुडवर्थ ने। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर इन दोनों क्या है, ये दोनों गुणनफल इन दोनों का। तो व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। अब देखिए विकास जो है, व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों से महत्वपूर्ण ढंग से क्या होता है, प्रभावित होता है। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम सर्वाधिक ढंग से प्रभावित करता है फिर वातावरण ज्यादा प्रभावित करता है विकास को। तो वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन सा कारक सर्वाधिक ढंग से विकास को प्रभावित करता है, ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। तो बिल्कुल आज हम इन दोनों कारकों का अध्ययन करने जा रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वंशानुक्रम का। कंप्लीटली डिटेल से हम इनका अध्ययन करेंगे। वंशानुक्रम जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। बिल्कुल वंशानुक्रम क्या है, किसको कहेंगे वंशानुक्रम? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा? वंशानुक्रम कहलाएगा। या फिर यूं बोल दीजिए कि पूर्वजों के माध्यम से, माता पिता एवं पूर्वजों के माध्यम से जो कुछ भी विरासत के रूप में हमको मिलता है वही क्या हमारा वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम क्या हो गया? माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। शारीरिक लक्षण जैसे शारीरिक विशेषताएं कौन कौन सी आ जाएगी? शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, आकार, कद आदि। और मानसिक विशेषताओं में मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताओं में आ जाती है बुद्धि है, तर्क है, स्मृति है, चिंतन है आदि। यानी जितनी भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं माता पिता की
उन सभी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। फिर यूं बोल दीजिए कि पूर्वजों की जो कुछ भी विशेषताएं इनको विरासत के रूप में हमको मिलती है, वही क्या हमारा वंशानुक्रम है। तो ये तो एक सामान्य सा अर्थ हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एक सामान्य सा अर्थ हो गया वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या हो गया? शारीरिक और मानसिक विशेषताएं किसकी? पूर्वजों की या फिर माता पिता की। तो माता पिता की शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। अब अगर हम आगे परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो बी.एन. झा, बी.एन. झा की परिभाषा इसमें आती है। बी.एन. झा ने वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए कहा था कि वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। क्या कहा था इन्होंने? वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसका कहना है? बी.एन. झा का। तो बी.एन. झा ने कहा वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। एक और परिभाषा हम देखते हैं वुडवर्थ की। वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है जो जन्म के समय से नहीं अपितु लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित हो जाती है। क्या कहा था वुडवर्थ ने? कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है जो जन्म से नहीं अपितु 9 माह पूर्व उपस्थित हो जाती है। उपस्थित हो जाती है यानी गर्भावस्था से ही। एक और परिभाषा देखते हैं हम जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर ने वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए कहा था कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपनी संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। बी.एन. झा ने कहा कि वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं क्या है? पूर्ण योग है। वुडवर्थ ने कहा वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है जो जन्म के समय नहीं अपितु 9 माह पूर्व उपस्थित हो जाती है यानी गर्भावस्था से वंशानुक्रम को प्रभावित करता है। ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। इसके अलावा एलिजाबेथ हरलोग ने भी कहा था कि वंशानुक्रम हम उसे कह सकते हैं कि गर्भाधान के पश्चात ना तो हम उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही कुछ उसके अंतर्गत हम जोड़ सकते हैं। वो क्या हमारा वंशानुक्रम है यानी जो विशेषता है वो माता पिता की गर्भावस्था के समय गर्भधान के समय हमको मिल जाती है, ना तो उसमें कुछ अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है ना ही उसमें कुछ और घटाया जा सकता है। वही क्या हमारा वंशानुक्रम है। किसने कहा था? हरलोग ने। तो 3 डेफिनेशन हमने यहां पर पढ़ी है। बी.एन. झा के अकॉर्डिंग वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं क्या है? पूर्ण योग है।
वुडवर्थ के अकॉर्डिंग वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है जो जन्म के समय से नहीं अपितु 9 माह पूर्व ही उपस्थित हो जाती है। और जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का अपनी संतानों में हस्तांतरण होना क्या है, वंशानुक्रम है। आगे हम देख रहे हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। वंशानुक्रम की प्रक्रिया। देखिए जो जीवन का निर्माण होता है ना, जो जीवन का निर्माण होता है एक कोष से। किससे होता है? एक कोष से होता है। जीवन का निर्माण होता है एक कोष से, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त कोष। संयुक्त कोष। और ये संयुक्त कोष किससे बनता है? मातृकोष और पितृकोष से। किससे बनता है? मातृकोष और पितृकोष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फीमेल ओवम सेल, और इसको बोलेंगे मैन स्पर्म सेल। तो जो जीवन का जो निर्माण होता है वो होता है एक कोष, इसको हम संयुक्त कोष बोलते हैं। और संयुक्त कोष का निर्माण होता है मातृकोष और पितृकोष के मिलने से। किससे निर्माण होता है? मातृकोष और पितृकोष के मिलने से संयुक्त कोष का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं एक कोष। क्या बोलते हैं? एक कोष। इस एक कोष से जीवन की शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है जीवन की? एक कोष से जीवन की शुरुआत होती है, जिसको हम संयुक्त कोष बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जाइगोट के अंदर ही क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं? गुणसूत्रों को। किसको बोलते हैं? गुणसूत्रों को। क्रोमोसोम्स बोल दो या गुणसूत्र बोल दो, एक ही बात है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये रेशे के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? रेशे के समान होते हैं। और क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। कौन से होते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। दो प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। पुरुष के अंतर्गत एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और माता के अंतर्गत एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है। तो एक कोष से जीवन का निर्माण होता है, जिसको संयुक्त कोष हम बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों के समान होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे कणों में होते हैं ये। और वास्तविक ढंग से अगर देखा जाए तो वंशानुक्रम में जो वाहक होते हैं ना, वो किसको कहा जाता है? जीन्स को। क्या होते हैं? वंशानुक्रम के वाहक। जीन्स को ही वंशानुक्रम के वाहक कहते हैं। जितनी भी हमको शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हमको वंशानुक्रम के रूप में हमको मिलती है, विरासत के रूप में हमको मिलती है, वो किसके द्वारा मिलती है? इन जीन्सों के द्वारा मिलती है। इन्हीं जीन्सों के द्वारा हमको पूर्वजों से, माता पिता से जितने भी लक्षण हमको प्राप्त होते हैं जन्मजात रूप में, वो सभी इन्हीं जीन्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जीन्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है होमोलॉग जीन्स। पहला कौन सा हो गया? होमोलॉग जीन्स। और दूसरा एलील जीन्स। एलील जीन्स। होमोलॉग जीन्स जो है
एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम्स में एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं और समरूप भी हो सकते हैं और असमरूप भी हो सकते हैं। एक ही जगह पर उपस्थित, समरूप और असमरूप, समरूप भी हो सकते हैं ये और असमरूप भी हो सकते हैं। एलील जीन्स क्या होते हैं? ये एक विशिष्टता को लिए हुए होते हैं, यानी इसे मान लीजिए कि हमारे काले बाल हैं, ठीक है, एक विशिष्टता ये होगी, आंखों का रंग काला हो गया, तो यानी एक विशिष्टता को लिए हुए होते हैं ये। एक विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं ये, ठीक है। होमोलॉग जीन्स एक ही जगह पर होते हैं क्रोमोसोम्स में स्थित, और समरूप भी हो सकते हैं और असमरूप भी हो सकते हैं। एलील जीन्स क्या होते हैं? एलील जीन्स एक विशेष विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक विशिष्टता को लिए हुए होते हैं ये। और दो प्रकार के हो गए जीन्स, होमोलॉग जीन्स और एलील जीन्स। जीवन का प्रारंभ होता है एक कोष से। किससे होता है? एक कोष, इसको हम बोलते हैं संयुक्त कोष। क्या बोलते हैं? संयुक्त कोष जिसको बोलते हैं, जिसका निर्माण होता है मातृकोष और पितृकोष के मिलने से। मातृकोष और पितृकोष के मिलने से एक कोष का निर्माण होता है, जिससे जीवन की शुरुआत होती है, जीवन का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट ही बोलते हैं। जाइगोट के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी न्यूक्लियस का निर्माण किससे होता है? क्रोमोसोम्स से। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जिनको हम वंशानुक्रम के वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम के वाहक इनको कहा जाता है, क्योंकि जितने भी माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, जितनी भी विशेषताएं उनको मिलती है जन्मजात रूप में, वंशानुक्रम के रूप में, जो इन्हीं जीन्सों के माध्यम से मिलती है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बच्चे में माता के गुण ज्यादा होते हैं और पिता के गुण कम होते हैं, तो किसी में पिता के गुण ज्यादा होते हैं तो किसी में माता के गुण कम होते हैं। ये कैसे होता है? ये डिपेंड करता है जीन्स पर। किस पर डिपेंड करता है? जीन्स पर ही डिपेंड करता है कि जिस माता पिता में से किसके जीन्स ज्यादा मजबूत है, यानी दोनों में से जिसके गुण या जिसके जीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, उसी के गुण संतान के अंतर्गत अधिक आएंगे। या तो माता की यदि जीन्स अधिक मजबूत है, अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो माता के गुण संतान में अधिक होंगे। यदि पिता के जीन्स ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पिता के गुण संतान के अंतर्गत ज्यादा होंगे। तो ये डिपेंड करता है जीन्सों के स्ट्रॉन्ग पर, यानी जीन्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही गुण बच्चे के अंदर आएंगे। जीन्स दो प्रकार के होते हैं, होमोलॉग जीन्स और एलील जीन्स। होमोलॉग जो जीन्स होते हैं वो एक ही जगह पर स्थित होते हैं और ये समरूप भी हो सकते हैं और असमरूप भी हो सकते हैं। एलील जीन्स होते हैं एक विशिष्टता को लिए हुए होते हैं। ये जीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? कणों में होते हैं, छोटे छोटे कणों में। इनका निर्माण होता है डीएनए से। किससे निर्माण होता है इनका? डीएनए से बनते हैं ये। किससे निर्माण होता है इनका? डीएनए से इनका निर्माण होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहां पर एक बार इसको रिवाइज हम कर लेते हैं जितना पढ़ा हमने। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। यानी पूर्वजों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से हमको जो कुछ भी जन्मजात रूप में, विरासत के रूप में जो हमको मिलता है वो क्या कहलाता है? हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। परिभाषा अगर हम देखें तो बीएन जाने वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए कहा है कि वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है जो जन्म के समय से नहीं अपितु 9 माह पूर्व उपस्थित हो जाती है, यानी गर्भधारण से वंशानुक्रम निश्चित हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। ड्रेवर ने कहा, जेम्स ड्रेवर ने, कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फिर संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है उसको अगर हम समझे तो जीवन का जो निर्माण होता है वो होता है एक कोष, इसको हम संयुक्त कोष बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। और संयुक्त कोष का निर्माण होता है मातृकोष और पितृकोष के मिलने से। किससे होता है? स्त्री पुरुष सहवास के समय जब पुरुष का स्पर्मेटोजोन जब ओवम को गर्भित करता है तो एक कोष का निर्माण होता है, जिसको हम संयुक्त कोष बोलते हैं, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के अंतर्गत न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंतर्गत जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं क्या होते हैं? वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। जीन्स भी दो प्रकार के होते हैं, होमोलॉग और एलील।
होमोलॉग वो जीन्स होते हैं जो एक ही जगह पर होते हैं, समरूप भी हो सकते हैं, असमरूप भी हो सकते हैं। एलील जीन्स वो होते हैं जो किसी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी एक विशिष्ट विशेषता को लिए हुए होते हैं। ये क्रोमोसोम्स की विसंगति, देखिए क्रोमोसोम्स की विसंगति क्या है। स्त्री पुरुष सहवासी समय माता से 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। टोटल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। कितने हो गए? 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र पर जिस बालक का जन्म होता है वो कहलाता है सामान्य बालक। क्या कहलाएगा वो? सामान्य बालक। अब जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र पर सामान्य बालक का जन्म होता है। अब यहां पर गुणसूत्रों की संख्या यदि 47 हो जाए 46 की जगह, या फिर 46 जगह 45 हो जाए, कम हो जाए, तो वो कहलाता है क्रोमोसोम्स में विसंगति का आना। क्या क्या कहलाएगा वो? क्रोमोसोम्स में विसंगति का आना। जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र पर सामान्य बालक का जन्म होता है, तो यदि 47 गुणसूत्र आ जाए यहाँ पर 46 की जगह, कितने आ जाए? 47 गुणसूत्र आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं इसको आगे। गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह कितनी हो जाए? 47 हो जाए। तो ऐसे में जिस बालक का जन्म होगा वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगा वो बालक? डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगा वो बालक? डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। ये जो बालक होता है इसकी जो शारीरिक बनावट होती है बिल्कुल अजीब प्रकार की होती है। क्या होती है? बिल्कुल अजीब होती है शारीरिक बनावट। और ये जो दिखते हैं ना, बिल्कुल दिखने में मंगोल जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ये मंगोल जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इन बालकों को क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म भी इनको कहा जाता है। और इनका जो आईक्यू लेवल होता है बहुत कम होता है, 25 से 50 के बीच लगभग। 25 से 50 के बीच इनका आईक्यू होता है। कितना होता है? 25 से 50 के बीच इनका आईक्यू होता है। और ये जो विसंगति उत्पन्न होती है वो होती है 21वें जोड़े में विसंगति आने के कारण। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने के कारण ये विसंगति क्रिएट होती है। इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइसोमी 21। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने के कारण, अब वो गुणसूत्र पिता का भी हो सकता है और माता का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने के कारण ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ऐसे में जो बालक उत्पन्न होता है वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम, या बोल दो मंगोलिज्म, एक ही बात है। और प्रतिवर्ष 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? डाउन सिंड्रोम दिवस। डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर देखिए गुणसूत्रों में क्या होगी? अधिकता। अब यदि मान लीजिए गुणसूत्रों में यदि कमी आ जाती है, 46 की जगह यदि 45 गुणसूत्र आते हैं, तो ऐसे में जो बालक उत्पन्न होता है, जो बालक जन्म लेता है, वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। क्या कहलाएगा वो? टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। और स्पेशली ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो कौन होती है? लड़कियां होती है। लड़कियों में होता है ये। तो किस में होता है? लड़कियों में होता है। और जो 23वां जो गुणसूत्र होता है ना, 23वें जोड़े में जब कमी आती है, गुणसूत्र में कमी आती है, यानी डबल एक्स की जगह सिर्फ एक ही एक्स आता है, या फिर एक एक्स पूरा और दूसरा एक्स आधा अधूरा आता है, तब ये विसंगति उत्पन्न होती है। तो इसको बोलते हैं मोनोजोमी 23। क्या बोलते हैं इसको? मोनोजोमी 23। क्यों? क्योंकि 23वें जोड़े में विसंगति आने के कारण ये विसंगति उत्पन्न होती है। तो इसको बोलते हैं मोनोजोमी 23। ऐसे में जो लड़कियां जन्म लेती है उनकी जो हाइट होती है ना, वो बिल्कुल कम रहती है और बिल्कुल बांझ होती है। बच्चा नहीं पैदा कर सकती, वो बालक को जन्म नहीं दे सकती है, बांझ होती है। क्या होती है? बांझ होती है। ऐसी लड़कियां बांझ होती है, हाइट नहीं कम होती है। हाइट क्या होती है? कम होती है। तो गुणसूत्रों में कमी और अधिकता ये भी एक विसंगति क्रिएट कर देती है। अब देखिए यहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं
क्रोमोसोम्स में कोई विसंगति है अथवा नहीं है, बिल्कुल सामान्य क्रोमोसोम्स बालक के अंदर है या फिर क्रोमोसोम्स की कमी है या अधिकता है, इसका पता कैसे लगाया जाए? तो इसका पता लगाने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम्स के अंतर्गत विसंगति है अथवा नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ब्लड का सैंपल लिया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ये पता किया जाता है कि बालक जो है, गर्भ में जो बालक है उसमें क्रोमोसोम्स में कोई विसंगति तो नहीं है, क्रोमोसोम्स में कमी तो नहीं है, कहीं क्रोमोसोम्स में अधिकता तो नहीं है, या फिर सामान्य बालक है। तो इस तकनीक के माध्यम से इस चीज का पता लगाया जा सकता है। तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। वंशानुक्रम, माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं जन्मजात रूप में, विरासत के रूप में बालक को मिलती है, वो कहलाती है वंशानुक्रम। यानी माता पिता या फिर पूर्वजों की जो लक्षण है, शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती है, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। शारीरिक विशेषताएं ऐसे रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, कद हो गया आदि। मानसिक जो योग्यता होगी, बुद्धि होगी, तर्क होगी, स्मृति होगी, ठीक है, चिंतन हो गया। तो शारीरिक और मानसिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। इसके बाद हमने परिभाषा हमने देखी बीएन झा की, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं क्या है? पूर्ण योग है। किसने कहा था ये? बीएन झा ने। वुडवर्थ ने कहा था कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती है जो जन्म से नहीं अपितु 9 माह पूर्व उपस्थित हो जाती है। जेम्स ड्रेवन ने कहा कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। इसके बाद में हमने वंशानुक्रम की प्रक्रिया को हमने पढ़ा था। तो जीवन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? एक कोष से होता है, जिसको हम संयुक्त कोष बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? इसको हम संयुक्त कोष बोल दो, एक कोष बोल दो, जाइगोट बोल दो, इंग्लिश बोल दो, जाइगोट एक ही बात है। तो एक कोष से जीवन का जो निर्माण होता है, प्रारंभ होता है, जीवन की शुरुआत होती है। और एक कोष का निर्माण होता है मातृकोष और पितृकोष के मिलने से। मातृकोष और पितृकोष के मिलने से क्या होता है? एक कोष का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? जाइगोट में न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। और ये रेशे के समान होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके समान होते हैं? रेशे के समान होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स, जो कि वंशानुक्रम के वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? वंशानुक्रम के वाहक। जीन्स ही वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। जीन्स ही हमारे पूर्वज माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक लक्षण है, जितनी भी विशेषताएं हैं उनकी, उन्हीं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जीन्स 2 प्रकार के होते हैं, होमोलॉग जीन्स और एलील जीन्स। होमोलॉग एक ही जगह पर स्थित होते हैं, क्रोमोसोम्स में एक ही जगह स्थित होते हैं। समरूप और असमरूप दोनों हो सकते हैं। एलील जीन्स होते हैं, एक विशिष्टता को लिए हुए होते हैं, एक विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोसोम्स की विसंगति हमने पढ़ी थी। 23 जो गुणसूत्र है वो किससे मिलते हैं? हमको माता से मिलते हैं। और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। टोटल कितने हो गए? 46। तो ऐसे में जिस बालक का जन्म होगा, बालक क्या कहलाएगा? सामान्य बालक। अब यदि गुणसूत्रों में यदि अधिकता हो जाती है, गुणसूत्र यदि बढ़ जाते हैं, 46 की जगह 47 गुणसूत्र आ जाते हैं, तो ऐसे में जिस बालक का जन्म होगा क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम। अब इनकी जो बनावट होती है, शारीरिक बनावट, वो मंगोलो जैसी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म भी इनको बोलते हैं। और 21वें जोड़े में विसंगति आने के कारण ये सिचुएशन क्रिएट होती है। यानी 21वें जो जोड़ा होता है गुणसूत्रों का, उसमें एक गुणसूत्र यदि बढ़ जाता है, अब वो गुणसूत्र माता का भी बढ़ सकता है और पिता का भी बढ़ सकता है, किसी का बढ़ सकता है। तो 21वें जोड़े में जब विसंगति आ जाती है, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। इसीलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइसोमी 21। और प्रतिवर्ष 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, जब गुणसूत्रों में कमी हो जाती है, यानी 46 की जगह 45 गुणसूत्र आ जाते हैं बालक में, तब भी क्या होती है? एक की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, उस बालक को क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं उस बालक को? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, जब बालक में गुणसूत्र कमी हो जाए, 46 से 45 हो जाए, तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम। तो ये स्पेशली किस में होता है? लड़कियों में होता है। जब डबल एक्स की जगह सिर्फ एक ही एक्स आए, या फिर एक एक्स के साथ में दूसरा एक्स आए, आधा अधूरा आए,
तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ऐसे में जिस बालिका का जन्म होता है, जिस लड़की का जन्म होता है वो कहलाती है टर्नर सिंड्रोम। इनकी हाइट कम होती है और ये बिल्कुल बांझ होती है, बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। कैरियोटाइपिंग वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्रोमोसोम्स में कहीं कोई विसंगति तो नहीं है। गर्भधारण के पश्चात गर्भ में ये पता लगाया जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से कि जो बालक है उसमें कहीं गुणसूत्र की कमी या अधिकता तो नहीं है। ठीक है, कैरियोटाइपिंग वह तकनीक है जिसके माध्यम से क्रोमोसोम्स की विसंगति का पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, माता और पिता। माता में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं XX। कौन से पाए जाते हैं? XX। और पिता में पाए जाते हैं XY। कौन से पाए जाते हैं? X और Y दोनों गुणसूत्र पिता में पाए जाते हैं, जबकि माता में X गुणसूत्र पाए जाता है, XX। अब यदि मान लीजिए इधर से तो X ही आएगा, माता की तरफ से तो इधर से X गुणसूत्र, और यदि इधर दोनों में से कोई भी एक गुणसूत्र आता है, जैसे मान लीजिए X आता है, जब इधर से भी X गुणसूत्र और इधर से भी X गुणसूत्र आता है, तो ऐसे में किसका जन्म होगा? लड़की का। ऐसे में जो बालक जन्म लेगा कौन होगी? लड़की होगी। और इधर X आता है, माता की तरफ से तो X ही आएगा, और इधर यदि मान लीजिए X की जगह इधर आता है Y। कौन सा गुणसूत्र आता है? Y। तो ऐसे में जो बालक जन्म लेगा वो कौन होगा? लड़का। X गुणसूत्र जब मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, और XY गुणसूत्र जब मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।